नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए मोदी विरोधी पार्टियों ने सिर्फ अलायंस नहीं किया है, विरोधियों ने पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हायर किए हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या बोलना है, कौन सा नेता ट्विटर पर क्या लिखेगा, कैसे एक कोऑर्डिनेट तरीके से हमला बोला जाएगा, कौन सा वीडियो कब निकाला जाएगा, उस वीडियो पर क्या हैशटैग चलाया जाएगा, कैमरे पर कौन सा नेता चुप रहेगा, कौन सा नेता बयान देगा, यह सब पहले से तय होता है। सोमवार को फिर संसद बैठने वाली है, लेकिन अभी से ही तय कर दिया गया है कि सोमवार को भी संसद नहीं चलने देना है। आज बीजेपी के एक बड़े नेता ने तो यहां तक बताया कि कांग्रेस पार्टी को कुछ पॉलिटिकल सलाहकारों ने बताया है कि जब तक राहुल गांधी संसद में वापस न लौटे, संसद चलनी ही नहीं चाहिए। सियासत सुविधा अनुसार कैसे चल रही है, प्रधानमंत्री पर हमले सोच समझकर क्यों हो रहे हैं, क्या टारगेट पर कोई और नहीं सिर्फ एक नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का नया चैप्टर आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए स्पेशल 26 ने सियासत सुविधा अनुसार शुरू किया। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव, सारे विरोधियों ने एक जॉइंट कैंपेन लॉन्च किया है। मोदी विरोधी नए प्रयोग का पहला तरीका क्या है? सबसे पहले दीदी की जुबानी स्पेशल 26 की नई वाणी सुनते हैं। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री देश जल रहा है। मणिपुर हम लोग नहीं छोड़ने वाला हूँ। मणिपुर जाइए, मोदी जी थोड़ा तो सोचो। मोदी जी घर घर में एक ही डाक, मोदी जाग, मोदी जाग। मोदी के बारे में कंफ्यूजन फैलाना, मोदी को महिला विरोधी बताना, प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना और अपने लोगों को बचाना मोदी के सियासी दुश्मनों का नया पैगाम है। सीधे मोदी का नाम लो, कुछ भी हो, हर तीसरी लाइन में मोदी को ही हेडलाइन बनाओ। अब दूसरा प्रयोग देखिए। राजस्थान पर चुप, मणिपुर पर मोदी पर राहुल और राहुल की टीम, कांग्रेस और कांग्रेस के सीएम एजेंडा चलाएं गुपचुप। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री, तो मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री मणिपुर है, प्रधानमंत्री लेवल का हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मणिपुर हमारा राज्य है। बिहार पर सन्नाटा, मणिपुर पर, प्रधानमंत्री मोदी पर नीतीश का, तेजस्वी का, लालू का हेट मोदी वाला फर्राटा। मणिपुर की जो घटना और प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? मणिपुर की घटना, देश का प्रधानमंत्री खामोश है। ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को। जेडीयू की टाइमलाइन पर नीतीश कुमार हैं, अलायंस वाला नाम है, मगर बिहार में महिला से हुई बदसलूकी वाली खबर गायब है। आरजेडी की टाइमलाइन पर मोदी से सवाल है, वह राहुल वह है, लेकिन बिहार वाला टेक्स्ट नदारद है। बिहार के बेगूसराय में महिला को निर्वस्त्र किया गया। तेजस्वी की पार्टी ने उसे एक मोहल्ले की छोटी घटना डिक्लेयर कर दिया। लालू प्रसाद यादव को मणिपुर में लोकतंत्र का कत्ल तो दिखता है, बेगूसराय वाली घटना का फर्क नहीं पड़ता है। यह इकोसिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। 2 मिनट में 200 बार मोदी मोदी ही करता है। मणिपुर की प्रधानमंत्री, मणिपुर की घटना ये मणिपुर से कम है। मणिपुर की घटना हमारे प्रधानमंत्री की मणिपुर की घटना को प्रधानमंत्री जी मौन ही रह जाते। मणिपुर को लेकर के वो कितना गंभीर है। मणिपुर का मामला जो मणिपुर में घटी, प्रधानमंत्री को मणिपुर की और मणिपुर प्रधानमंत्री जी मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मणिपुर पर सोचिए, ट्विटर पर बंगाल वायलेंस ट्रेंड कर रहा है, लेकिन मणिपुर के आगे मोदी मोदी करने वालों का मुंह साइलेंट हो रखा है। राजस्थान में हुई घटना के बाद कांग्रेस की गहलोत सरकार पर सवाल उठे हैं, लेकिन मोदी मोदी करने वालों ने अभी तक मौन व्रत धारण कर रखा है। बिहार का बेगूसराय शर्मसार हुआ है, खबर फैल चुकी है, मगर मोदी मोदी का टेप बजाने वालों को सिर्फ मणिपुर ही दिख रहा है। बंगाल में महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटने वाला वीडियो पूरे देश ने देखा, मगर इन तस्वीरों पर ना कांग्रेस, ना टीएमसी, ना महुआ, ना डेरेक, ना नीतीश, ना केजरीवाल, किसी ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे मणिपुर पर किया। और जब
ममता ने अपने डिफेंस के लिए अपनी मंत्री को भेजा तो जानते हैं उन्होंने कैमरे पर क्या कहा। उन्होंने एक तरह से कहा कि कपड़े निकल गए तो निकल गए, इसमें राजनीति ना करें। कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? माने हाट है, वो एक हाट है। आप जानते हैं ना, हाट में कई चीज जो है, कई लोग वहाँ बिक्री करते हैं, तो दुकानदारी करते हैं। तो एक लोकल बड़े एक विलेज में है, पाकवा हाट में जो, तो वहाँ पे चोरी वगैरह हुई। अब चोर जो थे 2 लेडीज, उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है। अब कपड़े निकल गए जितना भी निकला है, अब कपड़े निकल गए जितना भी निकला है, अब कपड़े निकल गए जितना भी निकला है, अब कपड़े निकल गए जितना भी निकला है। उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? यानी मोदी के विरोधी मणिपुर पर तो सवाल उठा सकते हैं, दिन रात मोदी मोदी भी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल पर, बिहार पर, राजस्थान पर कोई सवाल करे तो वही विरोधी उसे राजनीतिक चश्मा डिक्लेयर करके बच निकलते हैं। हिम्मत देखिए, उल्टे मोदी पर ही बरस पड़ते हैं, अनाप शनाप लिखने लगते हैं। राहुल की ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, मणिपुर और मोदी तो दिख जाएगा, राजस्थान और बिहार कहीं नजर नहीं आएगा। प्रियंका की टाइमलाइन पढ़ लीजिए, वहां तो मोदी मिल जाएंगे, गहलोत और नीतीश राज में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखेगा। मणिपुर और मोदी तो आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर भी है, मगर वहां केजरीवाल के नए पार्टनर्स यानी नीतीश और कांग्रेस की गहलोत सरकार का नाम तक नहीं है, बस मोदी मोदी ही है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री या तो प्रधानमंत्री मणिपुर को लेके इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले। ये 2024 में बहुत भारी पड़ेगा। मोदी जी बोले थे ना, एक अकेला मोदी, उस मोदी को भी एक अकेला मोदी कहाँ हुआ? 56 इंच छाती। मोदी पर विरोधियों की टाइमलाइन पर इस वक्त जो चल रहा है वो अचानक नहीं हुआ है, बेंगलुरु में ही तय हो गया था। हर घंटे मोदी के खिलाफ एक नई कहानी मैन्युफैक्चर की जा रही है। मोदी विरोधी सेंटिमेंट को कैसे हवा देनी है, इसका प्लान ग्रैंड अलायंस की मीटिंग में बना और इसी के बाद हर मोदी विरोधी की टाइमलाइन पर मणिपुर वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। सबको बाकायदा ट्यूशन दी गई, बताया गया हर रोज कैमरे पर आना है, मोदी विरोधी तराना सुनाना है। सबको कहा गया कुछ भी करो, बस किसी तरह मोदी की छवि को तोड़ो। मुंबई में 26 विरोधियों के अलायंस की मीटिंग से पहले यही है उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इसीलिए नॉन स्टॉप मणिपुर के आगे जोड़ा जा रहा है मोदी का नाम। देश के प्रधानमंत्री जवाबदेही है। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जब खुला था परसों, तब वो सीढ़ियों पे खड़े होके 35 या 36 सेकंड का उन्होंने अपना दुख और अपनी वेदना की कहानी सुनाई मणिपुर के बारे में। वो जिम्मेदारी नहीं लेगी, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी। कौन इसके लिए जिम्मेदारी? किसी को तो फिक्स करना चाहिए। डबल इंजन सरकार फेलियर है, ये 2024 में बहुत भारी पड़ेगा। मोदी जी बोले थे ना, एक अकेला मोदी, उस पर इतने जन हावी हो गए हैं, उस मोदी को भी एनडीए का मीटिंग बुलाना पड़ता है 38 पार्टियों को लेके। तो एक अकेला मोदी कहाँ हुआ? आपके संग तो और 37 जन जुड़ गए हैं। तो बोलने के लिए अपना 56 इंच छाती जो है, बहुत बोलने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। 56 इंच छाती, छाती में का है का दर्द है, दुख है, महसूस होता है। किस दिन कौन सा कैंपेन लॉन्च होगा, कौन सा पोस्टर बनेगा, पोस्टर में क्या लिखा जाएगा, कौन सा थॉट लेकर आगे चला जाएगा, किस लाइन को सिलेक्ट किया जाएगा, सब पहले से फिक्स्ड। एडवांस में मोदी को गाली देने वाली स्क्रिप्ट। बंद कमरे में विरोधी मिलेंगे तो मोदी पर कौन सी लाइन तय करेंगे, सुबह 10 बजे कौन सा एजेंडा सेट होगा, उस एजेंडे को कैसे दिन भर प्रमोट किया जाएगा, सबकी बाकायदा शूटिंग होती है। यानी जो काम किसी जमाने में प्रशांत किशोर जैसे नेता करते थे, वो काम एक तरह से मोदी विरोधियों ने अब प्रोफेशनल्स को सौंप दिए हैं। 24 के चुनाव के लिए मोदी विरोधी इंडिया वाली गुट की टीम ने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर लिए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में दिखा था। कब कौन सा वीडियो बनेगा, राहुल की ट्रक वाली, राहुल की बाइक वाली,
राहुल की लंच वाली कौन सी तस्वीर वायरल होगी, सब प्रोफेशनली कोरियोग्राफ हुआ था। मोदी के खिलाफ भी इस वक्त जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो पूरी तरह कोरियोग्राफ्ड है और इसके पीछे 24 वाला प्लान है। देखिए, एनडीए हो गया, थक गया है। एनडीए की हवा निकल गई, एनडीए की हवा निकल चुकी है और हवा इसलिए निकल चुकी है कि उन्हें जो कोई मिल जा रहा है उसको शामिल कर दे रहे हैं। अगर आप बता दो कि अशोक के पेड़ को शामिल करने से बीजेपी को वोट मिल जाएगा तो इस अशोक के पेड़ को खोद ले जाएंगे वो, और ये खोद ले जाएंगे, हम दे देंगे, चिंता मत कर। चोर होगा बीजेपी वाला। बीजेपी की सरकार है, अपनी जेबों पे हाथ रख लो, ये चोरी हो जाएगी पैसे की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब सत्ता में आने वाले नहीं है, कि समाजवादी पार्टी लगातार मुकाबला कर रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा करके यहां तक पहुंच गई है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता में जो माहौल है इस समय, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चाल चल ले, उनका सफाया होना निश्चित है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी हटाओ मोर्चा अब मणिपुर के सीएम का नाम लेना भूल गया है। नाम तो मोदी का ही ले रहा है, प्रधानमंत्री को ही निशाना बना रहा है, मगर यही खेमा राजस्थान और बंगाल पर चुप्पी साधे बैठा है। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। राजस्थान में कल एक कांग्रेस के नेता ने स्वयं स्वीकार किया कि महिला का उत्पीड़न, महिला अत्याचार मणिपुर से ज्यादा राजस्थान में है। उनके बयान पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय उनको दंडित क्यों किया गया? पुनः कहती हूँ, विपक्ष न सच पर चर्चा करना चाहता है, न सच सुनना चाहता है, न सच बोलना चाहता है, न सच सहन करना चाहता है। मोदी के कट्टर दुश्मन जो आज मणिपुर के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो बाकायदा ममता बनर्जी से, कांग्रेस की गहलोत सरकार से, नीतीश कुमार से जवाब मांगना चाहिए था। इन तीनों का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखना चाहिए था। मगर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और विपक्ष से सवाल क्या पूछे? विरोधी सारा काम धाम छोड़कर स्मृति ईरानी के ही पीछे पड़ गए। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर स्मृति ईरानी पर हिट जॉब करने वाला रिपोर्ट कार्ड घूमने लगा और देखते ही देखते यही फेक नैरेटिव वाला रिपोर्ट कार्ड मोदी के सारे दुश्मनों की टाइमलाइन पर फैल गया। स्मृति ईरानी सब जानती थी और आज अपना मुंह खोल रही हैं जब ये वीडियो वायरल हुआ है। अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो मणिपुर में एक गिरफ्तारी 78 दिन से नहीं हुई थी। ये लोग हमसे एक आईना दिखाने का काम करेंगे। इनसे ज्यादा घृणित और महिला विरोधी शायद दूसरी कोई सरकार आज तक आजाद हिंदुस्तान में थी नहीं। अरे मोदी जी से बोलिए, महिलाओं पर बोले। 78 दिन तक चुप रहते हैं, 8 मिनट 25 सेकंड राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं सदन के बाहर, सदन से बहस से भागे जा रहे हैं। काहे मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं? क्यों अपने कक्ष में बैठे रहते हैं? किस खो में छुप गए मोदी जी? मोदी जी सिर्फ इधर उधर भागते हैं और बेकार की बातें करते हैं। मोदी जी को कोट करना छोड़ दीजिए आप। कांग्रेस के नेता कहते हैं मोदी को कोट मत करो, तो आज ऐसे नेताओं को मोदी की ना सही राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री को ही सुन लेना चाहिए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मणिपुर से ज्यादा बुरी हालत तो राजस्थान की है। जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा जैसे ही ये कहते हैं, उन्हें फौरन उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और जब राजस्थान के सीएम कैमरे पर आते हैं तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बातों को पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हैं, मणिपुर के रास्ते मोदी पर चले जाते हैं। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है,
कितने लोग मारे गए हैं? 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है। कोई 1000 लोगों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हज़ार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। सोचिए, सवाल पूछा गया गुढ़ापे और गहलोत साहब कहानी सुना गए मोदी पर। मोदी संसद के बाहर कुछ बोले तो हंगामा, गहलोत के मंत्री विधानसभा के भीतर अपनी ही सरकार को घेरे तो उसे बर्खास्त करके चारों तरफ सन्नाटा। अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं, लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूं वो कहां है? जो बॉर्डर से चले गई करौली के पास से, लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई जहां करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप करके एसिड फेंक के उसको मार दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं सीएम से 1-on-1 जवाब मांगूंगा। और बड़ी बात यह कही है, किसी और ने नहीं, जो 4.5 साल राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में सीएम का इकबाल खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अशोक गहलोत पूछते हैं कि मोदी संसद में क्यों नहीं बोलते। गहलोत चाहते तो खुद भी विधानसभा के भीतर बोल सकते थे, लेकिन विरोधियों का फंडा ही यही है, प्रधानमंत्री पर अटैक करो, अपने वाले पर चुप हो जाओ, और अगर वो बोले तो उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। देखिए, आप अगर वो सॉरी करेंगे अदरवाइज जो पार्टी के अगेंस्ट चलेगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, पुरानी पार्टी है हमारी। मैं दोबारा आपको एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में उन आदमियों की ज़रूरत है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। जो हमारी जो पुरानी कांग्रेस चली आ रही है उसके ऊपर चलना होगा। जो नहीं चलेगा उसके लिए जो राहुल जी, खड़गे जी की विचारधारा है, हम उस पर चलेंगे। जो उस पर नहीं चलेगा वो कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं। जिस तरीके का आचरण राजेंद्र सिंह ने दिखाया है, तो इस तरीके से कोई पार्टियां थोड़ी चल सकती हैं। और यदि उनको कोई ग्रीवेंस था तो जो चीफ मिनिस्टर के पास सीधे जाना चाहिए, मंत्री है। आप सदन के पटल पर इस तरीके का जिम्मेदाराना बयान दे करके मणिपुर की घटना को कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करता है, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं कहूँगा कि वो एक आपराधिक कृत्य कर रहा है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मणिपुर के नाम पर मोदी विरोधी किस काम पर लगे हुए हैं। सबको प्रधानमंत्री को हटाने का ठेका मिला है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, और उसी प्रोग्राम के तहत हर चीज को मोदी से जोड़ा जा रहा है, मोदी की इमेज को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? केंद्र सरकार ने इसके जवाब में क्या बताया? ओवैसी को इस जवाब में क्या पसंद नहीं आया? मुसलमानों की गिनती की बात ही क्यों आई?
क्या वाकई बिना बताए गुपचुप तरीके से देश में मुसलमानों की गिनती की जा रही है? मुस्लिम मोहल्लों से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है? ओवैसी और स्मृति ईरानी में मुसलमानों के हेड काउंट को लेकर इतना बवाल क्यों हो गया? 3 शहरों में कुछ इमारतों पर निशान लगाए गए। हल्ला शुरू हो गया कि मुसलमानों की इमारतें तोड़ी जाने वाली हैं। ईदगाह, मजार और मस्जिदों पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या वाकई मोदी योगी सरकार मुस्लिम धार्मिक स्थलों की शिनाख्त करवा रही है? क्या किसी हिडन एजेंडे पर कोई काम चल रहा है? क्या सिर्फ मुसलमानों की गिनती हो रही है? क्या सिर्फ मस्जिद, मजारों पर ही लाल निशान लग रहा है? इस रिपोर्ट में आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। नैनीताल में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? 18 तारीख को आके लगाया, 8 आदमी थे, 2 पुलिस वाले, रेलवे पुलिस वाले। हाँ, यहाँ पे आए थे, इन्होंने ये चिपका के गए। इन्होंने कहा इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग अगर। क्या नैनीताल में धर्म देखकर बुलडोजर चला? क्या अयोध्या में केवल मस्जिद हटाई जा रही है, मंदिर नहीं हटाए जा रहे? क्या दिल्ली में सिर्फ मस्जिद को ही हटाने का नोटिस मिला है? यह सवाल क्यों उठा है? यह आशंका क्यों है? क्योंकि नैनीताल, अयोध्या और दिल्ली में सरकार की कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप लगा है। आरोप लगा है कि धर्म देखकर जानबूझकर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला है। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को हटाने का ऑर्डर आया है। दिल्ली में जानबूझकर मस्जिदों को टारगेट किया गया है। लेकिन सच क्या है? सबसे पहले अयोध्या चलते हैं। क्या अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण में सिर्फ मस्जिद मजार हटाई गई? सबसे पहले उसी खजूर मस्जिद के पास चलते हैं, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। रामपथ का चौड़ीकरण हो रहा है। खजूर की मस्जिद के दाहिने हिस्से को गैर कानूनी तरीके से गिराया जा रहा है। अब इस समय हम चौक इलाके में हैं अयोध्या के, और ये खजूर वाली मस्जिद है। खजूर वाली मस्जिद भी रामपथ के रास्ते में आ रही है। हालांकि बहुत छोटा सा इसका टुकड़ा है, 2 मीटर करीब है। ये जो आपको मीनार दिखाई दे रही है, ये मीनार इस पथ पे आ रही है। यहाँ मस्जिद के बाहर दुकानें बनी थी। इन दुकानों को मस्जिद जो प्रशासन है उसने हटा लिया मुआवजा लेकर, लेकिन ये मीनार का मसला अभी फंसा हुआ है। कहा गया है हम लोग से कि मस्जिद को आप 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये हमारे मस्जिद का जो मीनार का लेंथ है ये आ रही है। कहा गया इसको हटा लीजिए। तो हटाने के लिए कैसे हटा लें बताइए? कहा गया हटा लें, तो हम तो कोर्ट गए हैं। जैसा डिसीजन होगा, जो कुछ होगा वैसा करा जाएगा। जैसे ये आपकी जो सड़क रामपथ बन रहा है, इसमें ये जो मस्जिद की दीवार है ये आएगी, ये गुम्बद भी आएगा? नहीं, गुम्बद नहीं आएगा। खाली 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ये मीनार आप दिखाइए, मीनार दिखाइए। हाँ, ये मीनार खाली, हाँ नीचे दिखाइए, नीचे यहाँ पे दिखाइए यार, मीनार आ रही है। बस आ रहा है। और इसी के लिए इनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर है, खाली यही कोना आ रहा है खाली, बस। तो इससे कहा जा रहा है प्रशासन से, छोड़िए इसको, हटाइए। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन जब बात मुस्लिमों की आती है तो सब कुछ हरा हरा दिखता है। उनकी दौड़ मस्जिद तक जाती है और इस बार भी वहीं गई। लेकिन सच्चाई यह है कि मस्जिद मजार हटाने से पहले 30 मंदिर, 9 मस्जिद, 6 मजारें, 2 गुरुद्वारे की बाउंड्री को हटाया जा रहा है। और भाईजान हैदराबाद में बैठकर सिर्फ मस्जिद मजार ही गिनते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो खजूर की मस्जिद है उसकी मीनार गैर कानूनी तरीके से गिराई जा रही है। वो लोग कोर्ट में भी गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनसे अपील की है कि न्याय दिया जाए। देखिए, जब शुरुआत हुई थी, आप अगर ओवैसी जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन का जिक्र है, जो एप्लीकेशन वहाँ के मुतवल्ली ने
17 अक्टूबर 22 को लिखी है और हमारा पहला बैनामा 15 अक्टूबर 22 को हुआ था। तो उस समय जब ये रामपथ के बैनामे की शुरुआत हो रही थी तो बहुत लोग के मन में ये था कि कुछ हमारे मकान बच जाएं, कुछ रोड को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन चूँकि इसमें लगभग 2200 दुकानें थी, 800 प्रॉपर्टीज़ थी, कई सारे धार्मिक स्थल थे, तो एक वन वे सिद्धांत जो नैसर्गिक न्याय का ये था कि हम इस रोड को सेंटर से जो हमने रोड का जो विड्थ माना था 10-10 मीटर का, कि हम उस पे ही कायम रहेंगे और ये सबके साथ न्याय होगा। फिलहाल खजूर मस्जिद का मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस मस्जिद को लेकर ओवैसी परेशान हो रहे हैं उनको खजूर मस्जिद के मुतवल्ली की बात को जरूर सुनना चाहिए। क्या इसमें है, हम कोई जोर जबरदस्ती तो हम लोग के साथ नहीं हो रही है ना, सब चीज़ तो बातचीत से हो रही है। अब उन्होंने ट्वीट किया है, अब कैसे क्या करा है, तो अब ये उनसे आप सवाल जवाब करिए। यहाँ जोर जबरदस्ती कोई मैटर नहीं रहा है, तो आप देख रही है ना, कोई जोर जबरदस्ती का मैटर नहीं ना। कोर्ट में चले गए, कोर्ट को थोड़ा इंतजार देख रहे हैं और जैसा होता है वैसा करा जाएगा। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्यों ट्वीट किया? देखिए ये सब है नेता, अब इनके बारे में हम क्या बताएं आपको, इनको तो वजूद में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलते रहना है। मोदी योगी की सरकार में धर्म देखकर काम नहीं हो रहा है, न ही धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। कानून से काम हो रहा है और जो लोग अयोध्या में सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं वो ये भी तस्वीर जरूर देखें। शहादतगंज में हनुमानगढ़ी का ये पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है। रामपथ में मंदिर की करीब 7 मीटर जमीन आ गई है। मंदिर तोड़ा जा रहा है, मंदिर से मूर्तियां तोड़कर निकाली जा रही हैं। इस समय हम अयोध्या के शहादतगंज की हनुमानगढ़ी में हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की ज़मीन भी ली जा रही है रामपथ बनाने के लिए। यहाँ इस मंदिर में निशान लगा दिए गए हैं, इतनी ज़मीन प्रशासन लेगा और यहाँ तक रामपथ आएगा, इस जगह तक। तो इस जगह तक जो मंदिर है इसको पीछे किया जा रहा है। मंदिर में इस समय जो मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनको निकालने का काम हो रहा है और पीछे की तरफ इन मूर्तियों को ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये जो मूर्तियां स्थापित थी मंदिर में, उनको निकाल के पीछे ले गए हैं। ये मंदिर आपका कितना पुराना है? शंकर जी का मंदिर 400 वर्ष पुराना, 2 बरस इसको हो गया, 200 वर्ष। तो ये जैसे आपने मूर्तियां यहाँ से निकाली, अब क्योंकि ये जगह आपकी ये मंदिर की रामपथ में जा रही है, तो इन मूर्तियों को आप कहाँ स्थापित करेंगे? वहाँ पर स्थापित करेंगे। कोई किसी तरह की परेशानी हुई कि मंदिर को आपको पीछे ले जाना पड़ रहा है, आपकी जगह जा रही है मंदिर? परेशानी तो है ही है भाई, अब क्या किया जाए। लेकिन राम जी है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए देने को तैयार है? हाँ तैयार है ही है। रामपथ में आ रहे शहादतगंज में सड़क पर 2 मज़ारें बनी थी। कहते हैं कि ये लाल शाह बाबा की मज़ार है। इनमें से एक मज़ार को सड़क के पीछे कर दिया गया। प्रशासन ने सबको भरोसे में लेकर किया, कोई हो हल्ला नहीं हुआ है। लखनऊ से आने के बाद ये अयोध्या में यहीं से एंट्री होती है। पुराना फैजाबाद का शहादतगंज इलाका है और इसी शहादतगंज से नया घाट तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बन रहा है। अब इस रामपथ के रास्ते में जो मंदिर, मस्जिद और मज़ारें आ रही हैं उनको हटाया जा रहा है या शिफ्ट किया जा रहा है। यहीं शहादतगंज में ये 2 मज़ारें यहाँ पर थी। एक मज़ार अभी सामने दिखाई दे रही है और एक मज़ार को यहाँ पीछे शिफ्ट कर दिया गया है जिससे रामपथ बनाया जा सके। ये जो दूसरी मज़ार है इसको भी पीछे शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। ये जो मज़ार आपकी 2 थी यहाँ पर, किन की मज़ारें हैं, कितनी पुरानी? ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी, हज़ारों वर्ष पुरानी है और इनके बारे में कोई जानता नहीं है। बस पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमें पता चला आ रहा है कि ये इतने साल हो गए। जैसे अब जब ये रामपथ यहाँ बनना शुरू हुआ तो सड़क चौड़ी करनी थी, तो आपसे प्रशासन ने बात की, कैसे क्या बात हुई कि 2 मज़ारें पीछे करने को आप कैसे राजी? प्रशासन ने बहुत जोर लगाया, कोशिश की कि सद्भावना भी बनी रहे, किसी तरह से काम हो जाए, कोई सांप्रदायिक हिंसा भी न होने पाए, एक दूसरे की सहमति से। इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब को दिक्कत है। मस्जिद मजार जिन लोगों को दिख रही है वो इस मंदिर को भी देख लें। शिव जी का मंदिर है, ये भी हटा दिया गया है। नई जगह शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है।
अयोध्या का ये रानोपाली चौराहा है और यहाँ पर शंकर जी का प्राचीन मंदिर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि ये रास्ता जो सामने दिख रहा है ये रामपथ है, सादतगंज से सीधे नया घाट तक ये सड़क जा रही है, 14 किलोमीटर लंबी है। इससे श्रद्धालु सीधे राम मंदिर पर पहुंचेंगे। तो सड़क चौड़ा करने के लिए ये मंदिर को तोड़ा गया है और पीछे किया गया है। तो ये पूरा मंदिर यहाँ टूट गया है और ये जो मूर्तियाँ इस मंदिर में लगी थी वो यहाँ पर इस समय स्थापित की गई हैं। अब यहाँ एक नया मंदिर बनाया जाएगा। ये मंदिर कितना पुराना था? लगभग 250 साल पुराना था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि लखोरी का ईंटा का बना हुआ था ये सारा मंदिर। इसकी बुनियाद इतनी चौड़ी बुनियाद थी नीचे, कम से कम जीबीसी कम से कम 2-2.5-3 घंटे में इसको तोड़ा है। जीबीसी चल नहीं रही थी इसके ऊपर। तो मंदिर जब तोड़ा तो प्रशासन ने क्या बताया आपको? प्रशासन ने बताया कि ये मंदिर है, मंदिर को तोड़ा जाएगा। सब कहीं मंदिर टूट रही है, मंदिर तोड़ा जाएगा, रास्ता चाहिए रामपथ के लिए। तो हमने कहा ठीक है, जब शंकर जी का मंदिर टूट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। किसी ने ट्वीट किया कि मीनारें तोड़ी जा रही, मस्जिद तोड़ी जा रही है। मैं आपको बता दूं, नया घाट से शहादतगंज तक 1, 2, 3, 4 मजार है और 4 मजार को सरकार ने शिफ्ट किया सरकारी जमीन में। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 मस्जिदें हैं। 5 मस्जिद को सरकार ने शिफ्ट किया सरकारी जमीन पे। तो दोयम दर्जा का व्यवहार तो मेरे साथ हो रहा है, 2 अक्खी प्रशासन तो मेरे साथ कर रही है। लेकिन नहीं, हम लोग अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर बन रहा है और आप देखिए जय श्री राम की जयकारा हो रही है। इतनी अयोध्या में भीड़ हो रही है, आखिर उसकी व्यवस्था कैसे हो, लोग कैसे आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। भगवान की मंदिर बन रहा है। एक मंदिर के लिए हम लोगों ने लमसम 3500 मंदिरों को तोड़वा दिया। हमने जरा सा ऊफ तक नहीं किया। अयोध्या में राम पथ बन रहा है, मंदिर मस्जिद सब हटाए जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मस्जिद मजार गिन रहे हैं। वो लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, वो आगे बताएंगे। उससे पहले दिल्ली लेकर चलते हैं। यहाँ भी वही सवाल है, मोदी सरकार को अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ मस्जिद क्यों दिख रही है। ये सवाल तब उठा जब रेलवे की तरफ से दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिद, तकिया बब्बर शाह मस्जिद और बंगाली मार्केट की मस्जिद को नोटिस भेजा गया। कहा गया कि रेलवे की जमीन पर मस्जिद बनी है, 15 दिन के भीतर हटाना होगा। बात यहाँ मस्जिद की नहीं है, बात यहाँ अतिक्रमण की है। क्या अतिक्रमण हुआ? क्या मस्जिद देखकर टारगेट किया गया? तकिया बाबर मस्जिद और बंगाली मार्केट मस्जिद क्या रेलवे की जमीन पर है? ये बंगाली मार्केट मस्जिद है, सच क्या है खुद देख लीजिए। उत्तर रेलवे की तरफ से जो नोटिस मस्जिदों को दिया गया है उसमें से एक मस्जिद बंगाली मार्केट की मस्जिद भी है और यहाँ पर भी नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें यही लिखा गया है कि जो भी अतिक्रमित की गई जमीन है अनाधिकृत रूप से, उसको या तो 15 दिनों के अंदर खुद हटा लिए, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे नियम के प्रावधानों के अंदर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को हटा दिया जाएगा। यानी कि इस मस्जिद को भी हटाने के जो आदेश है वो रेलवे की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं और बाकायदा उसका नोटिस चस्पा किया गया है। बंगाली मार्केट की अगर बात करते हैं इस मस्जिद की, तो काफी ये पुरानी मस्जिद है। इनके जो गुंबद है आपको दिखाई देंगे। मस्जिद कमेटी का दावा है, गुंबदों को मस्जिद कमेटी के लोग दिखाते हुए ये बता रहे थे कि मुगलई दौर में ये शैली हुआ करती थी और उसी तर्ज पर यह मस्जिद भी उसी दौर में बनी हुई है। हालांकि ये भी सच है कि जो रेलवे लाइन है वो बिल्कुल इससे लगी हुई है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। यहीं से जो ट्रेन है रोजाना गुजरती है बिल्कुल करीब से ही, और इसीलिए रेलवे प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये उसकी जमीन है और मस्जिद उसकी जमीन पर बनी है। बिल्कुल बगल से ट्रेन गुजरती है, उसी से सटी ये मस्जिद है, इसी को हटाने की बात हो रही है। लेकिन अब इस पर मुसलमान हो रहा है। ये तकिया बब्बर शाह मस्जिद है, यहाँ भी रेलवे का नोटिस चस्पा है। यहाँ भी रेलवे कह रही है मस्जिद उनकी जमीन पर है। नोटिस चस्पा किया गया है, उसमें से एक मस्जिद है ये तकिया बब्बर शाह, ITO के करीब है, तिलक ब्रिज के बिल्कुल करीब है मस्जिद। और नोटिस में आपको दिखाऊं, इसके दरवाजे पर कई नोटिस चस्पा किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 18 या 19 तारीख को ये नोटिस यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि
अतिक्रमण की गई ये जमीन है, रेलवे की है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो ये रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे बाकायदा इसका जिक्र है और ऊपर लिखा गया है कि ये अनऑथराइज तरीके से जो भी अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यहाँ कुछ जो गैजेट है अपने वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि 1945 का जो गैजेट है उसमें ये दर्ज है। ये रेलवे लाइन है, यानी कि ट्रेन यहां से गुजरती है तिलक ब्रिज की, और ये जो तमाम चीजें हैं इसी वजह से रेलवे दावा कर रहा है कि ये जो रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब है तो उसकी जमीन है, इसलिए ये अतिक्रमण है, इसको यहां से हटाया जाए। विवाद बढ़ा तो वक्फ बोर्ड सामने आया, कह रहा है कोई अतिक्रमण नहीं है, कोर्ट जाएंगे, पक्के सबूत हैं, ये रेलवे की नहीं, ये मस्जिद की जमीन है। हाँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? 100% डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसमें नई बात मैं आपको ये बता दूं, शायद रेलवे के अधिकारियों को ये नहीं पता, उन्होंने एक नोटिस तो चिपका दिया तकिया बब्बर शाह पर। जब तिलक ब्रिज को चौड़ा करने की बात आई थी तो तिलक ब्रिज की चौड़ाई के दौरान जो जगह इस्तेमाल हुई है वो मस्जिद तकिया बब्बर शाह की है जो 94 गज थी। उसके तमाम कागजात हमारे पास मौजूद हैं कि उन्होंने वो जगह हमसे मांगी थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उस जगह उनको दी थी कि आप रोड चौड़ा कर लीजिए, आप तिलक ब्रिज चौड़ा कर लीजिए, आवाम को परेशानी ना हो। उसके बदले में उन्होंने हमें जरा सी जगह 94 गज की उधर पार्क में दे दी थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार में मस्जिद की गिनती हो रही है, अतिक्रमण में मस्जिद ही नजर आ रहा है। वो लोग ये तस्वीर भी देखें, बात धर्म की नहीं है, अतिक्रमण की है। नगर निगम के मलेरिया विभाग के ऑफिस पर रेलवे का नोटिस है। दिलचस्प बात यहाँ पर है, जो तकिया बब्बर शाह मस्जिद है इसके करीब ही एक ऑफिस है सरकारी, और ये जो ऑफिस है ये दिल्ली नगर निगम का है, यानी कि जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम है, मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है। और यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी एक नोटिस छपा किया गया है, यानी कि सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि इस ऑफिस पर भी एक नोटिस छपा किया गया है। इस पर भी यही लिखा है कि ये भी अतिक्रमण है। तो तकिया बब्बर शाह मस्जिद और उसके बराबर में जो ये मलेरिया निरीक्षक कार्यालय है, स्वास्थ्य विभाग मध्य क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, ये नगर निगम का ये मलेरिया निरीक्षक कार्यालय, यहाँ भी नोटिस लगाया गया। भारत आने के करीब 70 दिन बाद पहली बार सीमा हैदर बीमार पड़ गई। आखिर सीमा हैदर को योगी की पुलिस ने क्या बताया जिसे सुनकर उसका दिमाग चकरा गया? उसे ग्लूकोज की बोतल्स चढ़ानी पड़ी। सीमा हैदर ने खुद को हिंदू और भारत की बहू बताते हुए राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका दाखिल तो कर दी है, लेकिन उसके पास सचिन से लीगल शादी और हिंदू होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। सीमा बार बार मीडिया के सामने यह दावा कर रही है कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया, 2 साल से हिंदू बन गई है। कराची में भी वो करवा चौथ मनाती थी, लेकिन अपनी बातों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उसके पास नहीं है। भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा पर कानूनी शिकंजा अब कस रहा है। जल्दी उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सीमा के लिए भारत की नागरिकता पाना इतना मुश्किल क्यों है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। सीमा हैदर की लव स्टोरी का दी एंड होने वाला है। 13 मई से हिंदू परिवार की बहू बनकर रह रही सीमा को अब वापस पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान डिपोर्ट करने की खबर सुनकर सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। घर पर ही सीमा का इलाज चल रहा है। सीमा हैदर किसी भी सूरत में पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है। वो हाथ जोड़ रही है, मिन्नतें कर रही है, वो कस्में खा रही है कि भारत के कानून को मानेगी, जैसा कानून कहेगा वैसा करेगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। वापस भेजने की बात मैं नहीं जा सकती, मेरी वहाँ मौत है, जिंदगी नहीं है, तो मैं वापस जाने की बात ही मत करें सर, धन्यवाद। बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा। आपको पाकिस्तान में लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो आपको यहाँ पे अगर रहने दिया जाएगा तो आप क्या अपील करेंगी कि सरकार से कि आपको यहाँ रहने दिया जाए, डिपोर्ट ना किया जाए? जैसे कानून कहेगा मैं वैसे रहूंगी, जिस तरह मुझे कानून जिस तरह भी कहेगा मैं वैसे रहूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। धन्यवाद सर। अब सवाल उठता है कि सीमा हैदर के पास क्या विकल्प है। पहला विकल्प, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाए। दूसरा विकल्प, सीमा हैदर को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। तीसरा विकल्प, उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। सीमा हैदर का कहना है कि वो भारत में रहकर मौत को चुनना पसंद करेगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। वो पीएम मोदी और योगी से गुहार लगा रही है कि जालिम पाकिस्तानियों से उसे बचा ले। सीमा का कहना है कि पाकिस्तान में बुरी मौत उसका इंतजार कर रही है।
अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। लेकिन सीमा के मांगने से क्या भारत की नागरिकता उसे मिल सकती है? उसका दावा क्या है? मैं सचिन से शादी कर चुकी हूँ और भारत की बहू बन गई हूँ। मैंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मैं पाकिस्तान में रहकर 2 करवा चौथ मना चुकी हूँ। मैं 2 साल से हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रही हूँ। लेकिन किसी के कहने या धर्म पालन करने से ना तो धर्म बदलता है और ना ही नागरिकता मिलती है। इसके लिए कानून है और कानून की नजर में नागरिकता के लिए सीमा हैदर का केस काफी कमजोर है। सीमा का केस फोटो वीडियो में तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन उनके पास हिंदू धर्म अपनाने, लीगल शादी करने, पहले पति से तलाक का कोई कागजी सबूत नहीं है। भारत की सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक 4 तरीकों से भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये 4 तरीके जन्म, रजिस्ट्रेशन, वंश और नेचुरलाइजेशन है। सीमा के केस में कानून कहता है कि अगर कोई अवैध प्रवासी किसी भारतीय नागरिक से शादी करता है तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। सीमा ने अपने वकील के जरिए राष्ट्रपति के समक्ष 38 पेज की मर्सी पिटीशन भेजी है। सीमा ने तर्क दिया है कि अब वो भारत की बहू है, सचिन से उसकी शादी हो चुकी है, वो अब इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में आ चुकी है, लिहाजा उसे भारत की नागरिकता दी जाए। सीमा हैदर के वकील लाख लॉजिक दे कि उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए, लेकिन कानून की नजर में सीमा हैदर गुनहगार है। इसी गुनाह की सजा उसे वापस पाकिस्तान जाने को मजबूर कर रही है। वो कैसे, इसे जरा समझ लीजिए। 13 जुलाई को जब सीमा हैदर ने 4 बच्चों के साथ भारत में एंट्री ली, तब उसके पास भारत का वैध वीजा नहीं था। सीमा सिर्फ नेपाल का वीजा लेकर आई थी, जो देश के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। नागरिकता कानून के मुताबिक वैध वीजा और यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में घुसपैठ करने वाले किसी भी पाकिस्तानी और विदेशी नागरिक को 2 साल से 8 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सीमा के वकीलों का तर्क है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को भारत की नागरिकता दी गई है, तो फिर सीमा को क्यों नहीं दी जा सकती है? इसमें अड़चन ये है कि कानून के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। सीमा हैदर भी अब तक कानून की नजर में पाकिस्तान की मुसलमान है। उसके पास अब तक हिंदू होने का कोई प्रमाण नहीं है। मांग में सिंदूर भरने और करवा चौथ मनाने से कानून किसी को हिंदू नहीं मान सकता। हमारी पबजी में ही हुई मुलाकात। फर्स्ट टाइम तो हम साथ में गेम खेलते थे वहीं में। अचानक एक बार अचानक से आ जाते हैं, कहीं सऊदी का भी होता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब मिलके ही खेलते हैं, 4-4 लोग खेलते हैं। तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये 2 आ गए हमारे साथ। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, तो एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे। ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी। कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये दिखाए। मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। जैसे जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी, एक दूसरे को अपनी सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि ये इंडिया का है, मैं पाकिस्तान का, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ। ये बड़ी खुशी हो रही थी मुझे वहाँ पे। तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम है, तो अच्छा सा लगता था। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई तो आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो। फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना, बच्चों का। नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते हैं बगैर वीज़ा। तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। तो ये तो पता है आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह चेक करते हैं, पर जब ये आए तो कुछ भी इतना चेकिंग नहीं हुई। जब आए गए ना, आराम से छोड़ देते हैं। तो फिर तब से हमारे दिमाग में बैठे कि हम दोबारा भी यहीं से आएंगे हमेशा के लिए इंडिया। तब से बैठी। तब हमने शादी भी करी थी 13 मार्च को। फिर 17 मार्च में रिटर्न चली गई वापस। बच्चे वहीं मेरी चाची के पास थे। तो दोबारा अब मैं आई 10 मई को वहीं से निकले।
13 को इंडिया पहुंच गए 3 दिनों के अंदर। सीमा को तब तक भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है जब तक वो कानूनी तौर पर सचिन की पत्नी नहीं बन जाती। इसके लिए सीमा को गुलाम हैदर से कागजों में कानूनी तौर पर तलाक लेना होगा। हालांकि गुलाम भले इसके लिए राजी ना हो, लेकिन अगर सीमा राजी है तो तलाक हो जाएगा। फिर भारत में सचिन से शादी के लिए उसे वैध वीजा हासिल कर आना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।